गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर 8 कान्हा अभयारण्य के बारे में ही फिर से बताने जा रही हूँ कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें यह क्षमता होती है कि हम अपने बारे में तो सोच ही सकते हैं, अन्य चीज़ों के बारे में भी हमारी सोच होनी चाहिए, जिसको कि इस पाठ में एक पत्र के द्वारा बताया गया है कि अभयारण्य का अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि अभयारण्य का अर्थ होता है अभय, यानी जिसे कोई भय नहीं हो, और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो वैसा संरक्षण जहाँ कोई भय नहीं हो। पशु पक्षी के अंदर भी जीवात्मा होती है, उसे भी सुख चैन पसंद है, वह भी स्वच्छंदता को पसंद करता है। लेकिन आज मानव उसे अपने स्वार्थ के बस आश्रय विहीन कर देते हैं, उसके आश्रय को नष्ट कर देते हैं। जहाँ की जंगलों में जीव जंतु खुले रूप में घूमते थे, आज वैसे जंगलों को काटकर मानव अपने हित के लिए बड़े बड़े भवन का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े कारखाने का निर्माण करते हैं। तो भला वैसे जानवर कहाँ जाएंगे? वह हमारे बीच में आकर ही हानि पहुंचा सकते हैं। जैसा कि इस पाठ में चर्चा आई है कि बंदर जंगल को छोड़कर गांव बस्तियों में आकर परेशान करते हैं, और यहाँ तक कि वे फ्रीज के फलों को निकाल कर खाते हैं। बात यहाँ इस तरह सोचने की है कि बंदर तो उतना हानि नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अनेक जो हिंसक जीव जंतु हैं, अगर उसका संरक्षण मानव ने हटा दिया, मानव ने उसे आश्रय विहीन कर दिया, तो वैसे जंतुओं से लड़ने के लिए हमें किसी न किसी रूप में कष्ट तो होगा। हालांकि वन संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने अभयारण्य की व्यवस्था की है, जहाँ की जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था भी मानव के हाथ ही होती है। वहाँ रहकर भी जानवर अपने आप को उतना खुले हुए में महसूस नहीं करते हैं जितना कि सघन जंगलों में। अब अभयारण्य तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले यह व्यवस्था भारत में ही की गई थी। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक अभयारण्य बना चुके हैं, जिसमें कुछ अभयारण्य के नाम आपके पाठ में आए हैं। ये सब मुख्य अभयारण्य हैं जहाँ की अनेकों तरह के जीव जंतु का संरक्षण किया जाता है। अभयारण्य के नाम इस प्रकार हैं: दुधवा, बांदीपुर, गिर, कान्हा, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा, सतपुरा, सरिस्का, किश्तवाड़ और सैडल पीक। ये सब अभयारण्य मुख्य हैं, जहाँ की अनेकों तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, और लोग अपने परिवार के साथ समय समय पर वहाँ घूमने जाते हैं। बच्चे वहाँ जाकर यह देखते हैं कि अभयारण्य में पशु किस तरह से जीते हैं, किस पशुओं में क्या खासियत है। वहाँ जाकर वो देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। अतः इस पाठ में कहने का अर्थ यह है कि वन प्राणी जो हैं उनकी सुरक्षा करना मानव का धर्म है। आज जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर मांसाहारी जीवों की संख्या घट जाती है, कम हो रही है, तो उसका प्रभाव शाकाहारी पर बढ़ता है। शाकाहारी की संख्या बढ़ रही है,
और शाकाहारी जंतुओं के भरण पोषण के लिए पेड़ पौधे ही सहायक हैं। तो शाकाहारी जीव पेड़ पौधे और फसल को भक्षण करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इसमें वैसे व्यक्ति मारे जाते हैं जैसे किसान मेहनत करके फसल लगाते हैं और कीड़े मकोड़े उनके फसल को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि फसल नष्ट करने में किसका योगदान है। कहने का तात्पर्य यह है कि फसल जो नष्ट होते हैं उसमें मांसाहारी जो जीव जंतु थे वह अपने आहार के लिए दूसरे जीवों का भक्षण करते थे और उसकी कमी जब हो गई तो वैसे जंतु न रहने के कारण हमारे वातावरण में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वह मिट्टी में यूं ही पड़े रह जाते हैं और वह फसल को नष्ट करते हैं। तो मानव यहाँ दोषी है। वन प्राणियों को शिकार कर उसकी संख्या में जो कमी हो गई है, उसमें जो विलुप्तता हो गई है, इसका प्रभाव हमारे प्राकृतिक संतुलन पे पड़ रहा है। अगर हम इसको अभी से नज़रअंदाज करते हैं तो आने वाले समय में मनुष्य को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वन तथा वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण केवल प्राकृतिक दृष्टिकोण से ही संभव नहीं है। प्रकृति ने तो उसे उत्पन्न करने के लिए, सृष्टि करने के लिए रूप दिए हैं, लेकिन उसका संरक्षण मानव के हाथ में भी है। मानव भी इस दृष्टिकोण से जवाबदेह है। सामाजिक दृष्टिकोण से मानव का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण करना अपना कर्तव्य समझें। अगर हमारी सरकार नियम बनाती है तो क्या किसी एक व्यक्ति के नियम बनाने से हमारे समाज चल सकते हैं? सभी का संरक्षण हो सकता है? नहीं। यह सामाजिक दायित्व नहीं, यह व्यक्तिगत दायित्व को मानकर जब हम कार्य करेंगे तब इसका संरक्षण हो सकता है। मनुष्य अपने क्षणिक स्वार्थ के चलते, अपने स्वार्थ निहित होकर के प्राकृतिक असंतुलन बनाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने सघन आबादी वाले जगह में वन प्राणी को, जीव जंतुओं को हटाने के लिए उसकी सफाई करवा देते हैं, उसको हटा देते हैं, पेड़ को कटवा देते हैं। जो एक पेड़ कई जीवों का आश्रय हो सकता है, कई पशुओं का आश्रय हो सकता है, कई पक्षियों का आश्रय हो सकता है। अगर हम आवश्यकता अनुसार अति आवश्यकता को समझकर पेड़ को काटवाते हैं तो हम मानव का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जहाँ वैसे जगह हैं खाली पड़े वहाँ जाकर अवश्य पेड़ लगा दें, ताकि हमारा प्रकृति जो है वह अपने संतुलन को बनाए रखे। यह जवाबदेही हमारे समाज की, हमारी मानसिकता की और हमारी व्यक्तिगत सोच की होती है, लेकिन ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं। अपने स्वार्थ के बस लोग अपने जवाबदेही अनुसार पेड़ को कटवा देते हैं, जंगल हटवा देते हैं, लेकिन वैसे जीवों के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर उसका यह आश्रय जो इस पेड़ पर था वह छिन्न भिन्न हो गया। आखिर वे जंतु कहाँ जाएंगे? इसके संरक्षण के लिए व्यक्तियों का सोच ही कारगर हो सकता है। हमारी यह जवाबदेही जो है वह समाज को, देश को, राष्ट्र को बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रकृति हमसे बदले की भावना अवश्य लेगी,
क्योंकि अगर हम प्रकृति को असंतुलित करेंगे तो प्रकृति समय समय पर अनेक तरह की महामारियाँ, बीमारियों से हमें अवगत कराएगी कि हमें असंतुलित होने का वजह आप हैं, इसलिए कष्ट तो आपको ही होगा। इस तरह के पाठ आप लोग के वर्ग में देने का अर्थ यह होता है कि बच्चे में यह भावना हो, पेड़ पौधे के प्रति सजग हों, जीव जंतुओं के प्रति सजग हों और उन्हें अपना मित्र समझकर उनका संरक्षण करें। आज आपका यह पाठ समाप्त हो गया है। धन्यवाद।